क्या हम शुरू कर सकते हैं मैम? Just a minute. कर लेते हैं। शुरू करो। ओके, थैंक यू मैम। नमस्कार आप सभी को ACC2 PG थर्ड सेमेस्टर के लिए आयोजित वर्गों के संचालन में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आज हम सबके लिए अत्यंत हर्ष एवं गौरव का विषय है कि आज हमारे समक्ष इस कार्यक्रम की मार्गदर्शक और प्रेरणा स्रोत रही माननीय प्रतिकुलपति महोदया प्रोफेसर डॉली सिन्हा मैम उपस्थित हैं। मैम आपका बहुत बहुत स्वागत। मैम हम सब और भी सौभाग्यशाली हैं कि आप सदैव ऐसे अकादमिक कार्यक्रमों की न सिर्फ रूपरेखा तैयार करती हैं बल्कि विविध विषयों पर व्याख्यानों के माध्यम से ही विद्यार्थियों एवं हम युवा शिक्षकों को भी प्रेरित करती रहती हैं। इसी क्रम में आज मैम के व्याख्यान का विषय है होलिस्टिक अप्रोच टू कॉर्पोरेट एथिक, वैदांतिक एथिक्स, टैगोर, विवेकानंद, गांधी एंड अरबिंदो ऑन एथिक्स। मैम मैं आपको आपके व्याख्यान एवं आशीर्वचनों के लिए आमंत्रित करती हूँ। शायद मैम अभी बहुत जल्द हम सबसे फिर से जुड़ जाएंगी। तो स्टूडेंट्स मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये जो ACC2 जो PG थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स, सभी विषयों के स्टूडेंट्स, सभी संकायों के विद्यार्थी के लिए जो ये कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है वो इसकी प्रेरणा स्रोत ही हमारे सामने आज हमारे समक्ष उपस्थित है। मैम बहुत बहुत स्वागत है। क्या मैम हम आपको आमंत्रित कर सकते हैं? मैम आप अनम्यूट, मैम प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। मैम आप म्यूट है आपके साइड से। आनंद अहमद प्लीज अनम्यूट करें आप। गणेश जी ये इको हो रहा है, इसको आप देख लीजिए प्लीज क्या इश्यू है। तो एक तो माइक ऑफ था तो आई थिंक नहीं होना चाहिए, सिर्फ एक माइक ऑफ है मैम के साइड। ओके ओके मैम क्या हम शुरू कर सकते हैं? Just a minute. Just a minute. Let me share the slide. ओके मैम। एथिक्स पे और भी कुछ लेक्चर्स हुए हैं और जेंडर एंड सोसाइटी पे स्टूडेंट्स मैं आपको इन्फॉर्म करना चाहूंगी कि जेंडर सेंसिटाइजेशन पे भी इसके प्रीवियस लेक्चर्स हैं जो वो यूट्यूब पे लिंक अवेलेबल है, आप फिर से देख सकते हैं। जो स्टूडेंट्स आज ही जुड़े हैं, इसके पहले उनको इन्फॉर्मेशन नहीं थी, तो वो वहां से वो अपने लेक्चर्स कंप्लीट कर सकते हैं। आपके ग्रुप में लिंक शेयर किया जा चुका है। अगर अभी तक आप उस ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो आपके डिपार्टमेंट में एक गूगल लिंक क्या होगा, गूगल फॉर्म का एक लिंक शेयर किया गया होगा। आप खुद को फॉर्म को फिल करेंगे तो आप रजिस्टर्ड हो जाएंगे और नीचे में आपको एक टेलीग्राम लिंक भी दिखाई देगा, आप उससे जुड़ जाइएगा। उस ग्रुप में सारे नोट्स और सारी इंफॉर्मेशन आपको शेयर की जाती है, ठीक है। तो आप सभी अपने डिपार्टमेंट से मिलके डिपार्टमेंट में आप देख लीजिएगा कि वो लिंक क्या है, या हो सकता है आपके डिपार्टमेंट के कुछ स्टूडेंट्स वो पहले से इस क्लास को अटेंड कर रहे हो तो आप उनकी भी मदद ले सकते हैं। किसी के कोई प्रश्न है, किसी को कोई डाउट है तो वो अभी पूछ सकता है इसके रिगार्डिंग। आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं अगर कोई इश्यू हो, कुछ कोई प्रश्न पूछना हो आप, तो आप सिर्फ कमेंट बॉक्स में भी अपने क्वेश्चन को डाल सकते हैं, आंसर कर दिया जाएगा।
और सभी दिनों के लेक्चर्स के लिए एक कॉमन लिंक है। स्टूडेंट्स बार-बार हर दिन के लिंक के लिए मैसेज करते हैं, पर्सनल मैसेज, तो आपको भी इन्फॉर्म कर दिया जा रहा है कि एक ही लिंक प्रिपेयर किया गया है गूगल मीट का, उसी के माध्यम से सारी क्लासेस आपकी संपादित की जाएँगी। तो हर दिन के लिए, हर लेक्चर के लिए अलग-अलग लिंक नहीं है, उसी लिंक से आप 22 तारीख तक आपकी जितनी कक्षाएँ हैं, वो सभी होंगी। इसके पहले आपकी बहुत सी क्लासेस हो चुकी हैं, वो आप यूट्यूब लिंक के माध्यम से आप उसको कंप्लीट कर सकते हैं। 4 तारीख से 4 जुलाई से ये क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं, जिसमें फर्स्ट क्लास प्रोफेसर जीआरपी सिंह सर ने 2 क्लासेस ली थी, जो जेंडर इश्यू को जिन्होंने डिस्कस किया था, और डॉक्टर पुतुल सिंह मैम ने जेंडर बेस्ड डिवीजन ऑफ लेबर पे डिस्कशन किया था। मिस्टर गंगेश कुमार झा सर ने जेंडर कंटेम्पररी पर्सपेक्टिव्स पे डिस्कस किया था, और सर ने फिर एक क्लास ली थी, गंगेश सर ने कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल पर्सपेक्टिव्स पे। फिर मैं भी आप लोगों से एक दिन इंटरैक्ट हुई थी, जिसका टॉपिक था मीडिया एंड जेंडर, और फिर सरोज चौधरी मैम ने क्लास ली थी जेंडर इमर्जिंग इश्यूज एंड चैलेंजेस पे। उसके बाद डॉक्टर शशांक शुक्ला सर ने दो दिन क्लासेस। जस्ट अ मिनट। हेलो। हेलो। हाँ सर, आई एम जस्ट ज्वाइनिंग, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया कनेक्टिविटी में। आई एम ज्वाइनिंग या। डॉक्टर शशांक शुक्ला सर ने डिस्कस किया था इथिक्स एंड मोरालिटी को, और फिर उन्होंने नेक्स्ट क्लास में बताया था कि ड्यूटीज एंड राइट्स ऑफ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयज। उसके बाद अभिन्न श्रीवास्तव सर ने आप लोग से डिस्कस किया था इथिक्स इन फाइनेंस, बिजनेस एंड एनवायरनमेंट, प्रोफेशनल राइट्स की बात कही थी। फिर एक क्लास और हुई थी डॉक्टर विकास कुमार की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, सोशल ऑडिट एंड एथिकल इन्वेस्टिंग पे। ये सारे लेक्चर्स आप देखेंगे तो आपको जो यूट्यूब लिंक शेयर किया गया है उस पे सारे लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे। आप सारे स्टूडेंट्स, आज मुझे संख्या में कुछ ज़्यादा भी दिख रहे हैं, तो ये सारे स्टूडेंट्स को इन्फॉर्मेशन है कि आप वहाँ से वो सारे लेक्चर्स कंप्लीट कर लीजिएगा। आपके कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। डिपार्टमेंट तो जस्ट मैं आपसे शुरू में पूछना चाह रही थी कि किस डिपार्टमेंट से हैं, ताकि जिन डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स अभी नहीं जुड़ पा रहे हैं मैं उनसे उस डिपार्टमेंट से फिर से इंटरैक्ट कर सकूं, और ताकि उस डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स भी जुड़ जाए। अभी वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपके अगर कोई प्रश्न है, कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरीज है, इससे रिलेटेड कुछ डाउट है, तो आप उसको डिस्कस कर सकते हैं। कुछ कॉलेजेस से भी कोई स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं क्या इस मीटिंग में? किसी कॉलेज से कोई स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं? हाँ मैम, सीएम ओके साइंस कॉलेज। ओके दीपक जी, किस डिपार्टमेंट से हैं दीपक जी आप? मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट में। अच्छा, और भी कोई स्टूडेंट्स हैं? यस मैम, सीएम आर्ट कॉलेज। सीएम आर्ट कॉलेज से। प्रियंका किस डिपार्टमेंट से हैं आप? एलएनएमयू सब्जेक्ट बताइए प्रियंका। अकाउंट ऑनर्स। अच्छा ओके, और भी कोई स्टूडेंट्स हैं? हेलो मैम, मैं श्रुति। हाँ श्रुति श्री, कहाँ से हैं आप? मैं डिपार्टमेंट एलएनएमयू। चलिए श्रुति, बहुत इको इफेक्ट। हेलो। ठीक है श्रुति, ओके। ओके मैम।
Can you see the slide नो मैम, presentation? नो मैम। No. गणेश जी, आप अलाउ कर दीजिए, ऐसा तो नहीं कोई इशू कि आपके साइड से आपने अलाउ नहीं किया, एक बारी चेक कर लीजिए गणेश जी। नहीं नहीं अलाउ है मैम, ओके इधर से अलाउ है। ओके। मैम अभी दिख रहा है मैम, स्लाइड दिख रही है। ये क्या है फाइल? जरूरी है। जस्ट अ मिनट, एक इम्पोर्टेंट फाइल है, उसको कर लेते हैं। ओके मैम, ओके मैम। स्टूडेंट्स, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इन क्लासेस को आप जरूर करिए, जरूर सुनिएगा, वो उस फील्ड के एक्सपर्ट्स हैं। ये न सिर्फ ये सारे लेक्चर्स न सिर्फ आपको इस पेपर AECC 2 पेपर में आपको सपोर्ट करेंगे, बल्कि आपके ये प्रोफेशनल फील्ड में आगे आप जिस भी क्षेत्र में जाएंगे, व्यवसायिक क्षेत्र में जाएंगे, वहाँ ये बहुत लाभप्रद रहेंगे। तो आप सभी एक बारी जरूर सुन लीजिएगा। वो जो जिन स्टूडेंट्स ने क्लासेस अटेंड की हैं ऑनलाइन, उनके लिए ये इन्फॉर्मेशन नहीं है। जो स्टूडेंट्स आज फर्स्ट टाइम अगर जुड़ रहे हैं तो वो लेक्चर्स को जरूर सुन लेंगे, वो आपके प्रोफेशनल फील्ड के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। और उस समय में कुछ एक्सपर्ट्स ने अपने कॉन्टैक्ट नंबर और मेल आईडी भी शेयर की थी उस रिगार्डिंग। अगर आपके कोई क्वेश्चन हो तो कभी भी आप उनको मेल कर सकते हैं आंसर के लिए। और किसी को कोई प्रश्न है इस परिपेक्ष में? कॉलेजेस से जो भी स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं, आप अपने यहाँ के पीजी स्टूडेंट थर्ड सेमेस्टर को जरूर आप इंफॉर्मेशन ये दे दीजिएगा, और उनको भी कहिएगा कि ऑनलाइन माध्यम से, ऑफलाइन माध्यम से, जो भी आप अगर उस ग्रुप में जुड़ जाते हैं तो वहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी कि वो क्लासेस किस मतलब उसका मोड ऑफ प्रेजेंटेशन क्या होगा। फिर वो आप वहाँ से आप जुड़ सकते हैं। ये ऑफलाइन जब होगी केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में की जा रही है, वहाँ के हॉल में की जा रही है, तो जाइएगा। और ऑनलाइन माध्यम से 3 से 4 बजे तक इस लिंक के माध्यम से आप जुड़ सकते हैं। 2 एस है नाम में। हो गया ना? चलो हटाओ, दे देते हैं। So thank you, Sarika. Let me start. And first of all, I extend my greetings to all of you. सभी को मेरा नमस्कार and very good afternoon. I'm sorry for the delay in starting the class. So 81 people have joined. Very few. हमारे पीजी में हमारे छात्र संख्या जो है करीब 2000 होंगे और किए हैं, तो लेस देन 5%। एनीवे, टॉपिक जो है ये I can extend my gratitude also to all those who are associated in organizing this program, starting from the Dean, Students Welfare, our technical person, Mr. Ganesh Paswanji, and of course, Dr. Sarika Pandey, who is the coordinator of this program. जो संयोजिका है सारिका पांडे जी, तो आप लोगों के प्रयास से जो है ये कोर्स जो है हम लोग पिछले साल के तरह इस साल भी करवा पा रहे हैं। और हमारे साथ जो शिक्षक जुड़े हैं उन सभी शिक्षकों को भी मैं धन्यवाद करती हूँ, और विश्वविद्यालय की ओर से और मैं अपनी ओर से भी आप सभी का आभार प्रकट करती हूँ। और मेरे प्रिय विद्यार्थीगण, आई होप कि ये जो
कार्यक्रम चल रहा है AECC 2 का। ये बहुत कम विश्वविद्यालय में जो है AECC 1, AECC 2 या SCC के क्लासेस होते हैं, और आप लोग जो हैं वो इस मामले में आप लकी हैं कि आपके शिक्षक जो हैं वो क्लासेस करवा रहे हैं। इसमें लगातार क्लासेस हो रहे हैं और टोटल क्लास जो है वो करीब 16 क्लासेस हैं और कुछ लोग एक्स्ट्रा क्लासेस भी लेते हैं। तो मैं समझती हूँ कि ये जो विश्वविद्यालय का प्रयास है और जिसमें हम लोगों को डॉक्टर सारिका मैम हैं और अन्य शिक्षकों का जो सहयोग प्राप्त हुआ, इससे हमारे छात्रगण, विद्यार्थीगण काफी लाभान्वित होंगे। तो सभी को एक बार फिर से मैं धन्यवाद करती हूँ। और आज का जो टॉपिक है वो मैं शुरू करने जा रही हूँ। एज यू ऑल नो, जो टॉपिक है आपका AECC 2 का, उसमें ह्यूमन वैल्यूज, प्रोफेशनल एथिक्स और जेंडर सेंसिटाइजेशन, ये 3 जो है ब्रॉड एस्पेक्ट में इसको डिवाइड किया जा सकता है। तो इसके पूर्व भी क्लासेस हो चुके हैं और मैं समझती हूँ कि आप जो छात्र शुरू से क्लास कर रहे हैं, आप इस कोर्स का जो है इम्पोर्टेंस है, जो ऑब्जेक्टिव है, वो आप भली भांति समझ रहे हैं क्यों ये कोर्स लाया गया। क्योंकि पहले जो था, जो आप PG प्रोग्राम करते थे, MA, MSc, MCOM, उसमें इस तरह का कोई AECC 1, AECC 2 का कोई कोर्सेस नहीं होता था। तो इसको क्यों जोड़ा गया है, इस पे थोड़ा सा मैं प्रकाश डालना चाहूंगी। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस कोर्स इज टू क्रिएट एन अवेयरनेस ऑन एथिक्स एंड ह्यूमन वैल्यूज। तो एथिक्स एंड ह्यूमन वैल्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप जीवन के किसी भी क्षेत्र में जाएंगे, चाहे कोई भी, आज आप यहाँ स्टूडेंट है लेकिन आप एक समाज के भी हिस्सा है, एक परिवार के भी हिस्सा है, एक देश के हिस्सा है और एक विश्व या ग्लोबल सिटीजन भी है। तो कहीं ना कहीं एथिक्स और ह्यूमन वैल्यूज के बिना जो है हमारे सोसाइटी में, हम जहाँ भी हमारे एनवायरनमेंट में जो है वो हार्मोनी नहीं हो सकती है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि आदमी जो भी है, हम लोग का बिहेवियर जो है वो एथिकल हो। और एथिक्स और ह्यूमन वैल्यूज में बहुत कम अंतर है। एक तरह से ह्यूमन वैल्यूज हम सभी जानते हैं कि सत्य बोलना चाहिए, दूसरे को जो है अननेसेसरी हर्ट नहीं करना चाहिए, हमें वायलेंस में नहीं इंडल्जेंस होना चाहिए, ये सभी बातें हम जानते हैं। हमें चोरी नहीं करनी चाहिए। चोरी मतलब हम एकेडमिक्स में भी इसका डिस्कशन करेंगे। आज हम सभी जानते हैं प्लेगरिज्म हम बोलते हैं। तो एकेडमिक या शोध के क्षेत्र में भी जो हम दूसरे के कंटेंट को अगर बिना बोले कॉपी करते हैं, उनको बिना श्रेय दिए अगर कॉपी करते हैं, तो ये भी एक तरह का जो है एकेडमिक स्टीलिंग या एकेडमिक चोरी है। तो इन सब बातों को हम सभी समझते हैं। और वैल्यूज जो तैयार होते हैं बचपन से, परिवार में तैयार होते हैं, ये हर एक कम्युनिटी का वैल्यूज थोड़ा बहुत अलग हो सकता है, लेकिन एथिक्स जो है, खास करके एथिक्स जो है वो प्रोफेशन पे भी डिपेंड करता है। लेकिन देयर इज ए ओवरलैप, जो हमारा ह्यूमन वैल्यूज है वही हमारा एक तरह से एथिक्स भी है। तो एक ये जो प्रोग्राम आप ये कोर्स कर रहे हैं PG में, उसका उद्देश्य है, ऑब्जेक्टिव ऑफ द कोर्स है टू क्रिएट एन अवेयरनेस ऑन एथिक्स एंड ह्यूमन वैल्यूज, टू अंडरस्टैंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारी जो सामाजिक दायित्व है उसको समझना, टू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ following work ethics in personal life. This is also very important. Work ethics मैं समझती हूँ कि किसी भी स्टूडेंट के लिए जैसे इम्पोर्टेंट है, उसी तरह से एक टीचर के लिए भी इम्पोर्टेंट है और एक एडमिनिस्ट्रेटर के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो हमारे जो भी प्रोफेशनल लाइफ है उसमें हमारे जो कार्य का एथिक है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। To understand, to behave rationally with all genders, including women, थर्ड जेंडर, ट्रांसजेंडर एंड अदर्स। तो रैशनल बिहेवियर होना चाहिए हमारा बिटवीन ह्यूमन बीइंग, कोई भी ह्यूमन बीइंग है, चाहे वो किसी और जेंडर का हो या अपने ही जेंडर का हो, तो उन सबके साथ जो हमारा बिहेवियर हो वो ह्यूमन बिहेवियर हो। ये भी आपको इस टॉपिक में आपने पढ़ा होगा, कई क्लासेस ऑलरेडी हो चुके हैं। टू एनेबल हैंडलिंग ethical dilemma while discharging duties in professional life। जब आप अभी छात्र हैं,
After some time you'll pass out and you will join various jobs. अलग अलग प्रोफेशनल लाइफ जाएंगे में ज्वाइन करेंगे तो वहाँ भी आप देखेंगे, आप पाएंगे कि कई बार प्रोफेशन में कई तरह के प्रॉब्लम्स या डायलेमा आती है, तो उस समय आप किस तरह से अपने ड्यूटी को डिस्चार्ज करेंगे एथिकली, ये भी सीखना आवश्यक है। तो इन सबको ध्यान में रखते हुए दिस इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस कोर्स हैज बीन इंक्लूडेड इन योर सिलेबस। और जब आप ये कोर्स कर लेंगे तो व्हाट इज द आउटकम, तो आउटकम जो होगा टू मेंटेन पीस इन द सोसाइटी, टू फॉलो वर्क एथिक्स इन प्रोफेशनल लाइफ, to become a balanced and positive human being able to contribute for the good of the family, society, nation and human race. I have already mentioned कि हम सभी जो हैं कहीं ना कहीं हम एक परिवार के, एक समाज के, राष्ट्र के हिस्सा है, तो हम लोग कैसे वहाँ एक पॉजिटिव लाइफ हम जी सके और हम उसमें जो हार्मोनी जो है वो रख सके, and how we can contribute for the good of the family, society, nation and human race. Ultimately जो हमारा human race है, human civilization है, ये कैसे इसमें हम contribute कर सकते हैं इसको और आगे बढ़ाने के लिए। तो ये सारी चीजें जो है, ultimate goal is of course to attain happiness, क्योंकि यदि हम खुश नहीं है तो हम दूसरे को भी खुशी बांट नहीं सकते हैं। तो ये भी बहुत जरूरी है टू अटेन हैप्पीनेस। आई होप कि काफी क्लासेस हो चुका है और इसमें से काफी कुछ आउटकम जो है आप अब तक सीख चुके हैं। मेरी आवाज ठीक से जा रही है? आवाज पहुंच रही है? बिल्कुल क्लियर। ओके, तो बिकॉज मेरे ये है टू अटेन हैप्पीनेस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर आप देखते हैं, एक स्लाइड आपके लिए हम रखे हैं, आप इसको देख सकते हैं कि हैप्पीनेस इंडेक्स जो है, कई उसके इंडेक्स पैरामीटर्स होते हैं, उस पर हैप्पीनेस को मापा जाता है और पूरे विश्व में इसका एक स्केलिंग है और उसमें भारत का स्थान जो है काफी नीचे है। हमारा स्थान जो है वो जो है सही काम नहीं करते हैं, काम करने के लिए काम में या तो काम में समय पूरा नहीं देते हैं, अपने काम को अच्छी तरह नहीं करते हैं, या और भी उसमें जो गड़बड़ियां होता है हम सभी जानते हैं। तो मॉरल बिहेवियर अमंग्स द प्रोफेशनल्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो मॉरल बिहेवियर का मतलब है कि हर ये जो टॉपिक है इट इज ऑल्सो रिलेटेड टू प्रोफेशनल एथिक्स। आपका टॉपिक जो शुरू में ही बताया गया है, इट इज रिलेटेड टू प्रोफेशनल एथिक्स। तो जब आप किसी प्रोफेशन में है तो आप जानते हैं कि हर प्रोफेशन का एक पर्टिकुलर एथिक्स है। इन जनरल जो हमारा मॉरल वैल्यूज है वही हमारा एथिक्स है, लेकिन उसके अलावा भी कुछ विशेष एथिक्स भी होता है। जैसे अगर आप मेडिकल प्रोफेशन में है तो डॉक्टर का अपना एक एथिक्स होता है, अगर आप टीचिंग प्रोफेशन में है, एकेडमिक्स में है तो आपका एक दूसरे तरह का एथिक्स होगा। उसी तरह जो आईटी सेक्टर में है, कंप्यूटर सेक्टर में है या अन्य क्षेत्र में है, तो सभी का एक अपना जो वैल्यू सिस्टम है, जो मॉरल वैल्यूज है, उसके साथ साथ कुछ और प्रोफेशनल एथिक्स भी होता है। उसके बारे में भी हम लोग चर्चाएं करेंगे आगे चल के। एक दो केस स्टडीज भी हम आपसे डिस्कस करेंगे, एक दो क्वेश्चंस जो खासकर यूपीएससी बीपीएससी में पूछा जाता है उस पर भी हम लोग चर्चाएं करेंगे। आपको मैं बताना चाहूंगी कि ये जो एथिक्स है, एथिक्स जो है, एथिक्स एंड एटीट्यूड जो है, एथिक्स इंटीग्रिटी एंड एटीट्यूड जो है, वो आईएएस का सिलेबस का एक बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा है। और ये इसको देखते हुए भी हम लोगों ने इसको इनकॉर्पोरेट किया था आपके सिलेबस में कि आपको इसमें जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देंगे, स्टेट सर्विस कमीशन या यूनियन सर्विस कमीशन के परीक्षाओं में बैठेंगे तो वहाँ भी आपको फायदा मिलेगा। So the growing demand for moral behavior amongst professionals, तो professionals से expect किया जाता है कि उनका moral जो है behavior हो। we'll discuss कुछ case studies हम लोग करेंगे। The course will provide a value-based approach to ethical professionalism and provide a method of thinking about and dealing with
ethical issues in the workplace. वर्कप्लेस में आप कैसे एथिकली अपने काम को करेंगे इसके बारे में आपको आइडिया मिलेगा. The course will provide a discussion on what a profession is and what it means to act professionally. प्रोफेशनलिज्म का क्या मतलब होता है ये भी आप काफी क्लास कर चुके हैं, अब तक काफी कुछ क्लियर हो गया होगा आपको. It will include a discussion of the features of moral reasoning and provide a case resolution method for dealing with ethical issues of the workplace. तो वर्क प्लेस में किस किस तरह का केस आ सकता है उसको अगर आपका चर्चाएं होंगी तो जब आप अपने प्रोफेशन में जाएंगे तो उससे आपको फायदा मिलेगा, क्योंकि सिमिलर प्रॉब्लम शायद आपको नहीं आएंगे, लेकिन आपका एक बैकग्राउंड अगर रेडी रहेगा तो आप जानेंगे कि आप किसी एथिकल प्रॉब्लम अगर अराइज करता है, उठता है, तो उसको हम कैसे उसको रिजॉल्व कर सकते हैं. तो द कोर्स विल कवर इन डेप्थ दोज वैल्यूज सेंट्रल टू मॉरल लाइफ ऑफ एनी प्रोफेशनल. किसी भी प्रोफेशनल का मॉरल लाइफ का जो सेंट्रलिटी या जो केंद्र होता है, इंटीग्रिटी, रेस्पेक्ट फॉर पर्संस, जस्टिस, कंपैशन, नॉन मैलिफेंस एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी, ये सब इम्पोर्टेंट बातें हैं. इसको एक एक करके हम लोग आगे चर्चा करेंगे. The course will conclude with a focus on the ethical issues facing people in the academic profession. क्योंकि हम लोग एकेडमिक से जुड़े हुए हैं, तो एकेडमिक प्रोफेशन में क्या क्या एथिकल वैल्यूज हो सकता है, प्रोफेशनल एथिक्स, हम उस पर बातें करेंगे. So in this slide you can see ethical issues facing people in academic profession. जो हम लोग शिक्षा से जुड़े हुए हैं, उससे जो है हमारे जो क्या क्या एथिकल इश्यूज हो सकते हैं वो हमने यहाँ कुछ बिंदुओं को जॉट डाउन किया है, ये आप देख सकते हैं. सबसे पहला बिंदु जो है वो प्लेगियरिज्म, और आप सभी चूंकि अभी छात्र हैं, पीजी के छात्र हैं, मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम के छात्र हैं, और आप आने वाले दिन में पीएचडी भी करेंगे, या आप एमएससी, एमकॉम या एमए में भी आप कुछ शोध या डिसर्टेशन कर सकते हैं. इसलिए प्लेगियरिज्म जो है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. मैंने पहले भी इसका जिक्र किया है, और हमारे विश्वविद्यालय का भी अपना जो है प्लेगियरिज्म पॉलिसी है, और उसके तहत आप जानते हैं कि आप जब शोध कार्य करेंगे और उसको लिखेंगे तो वहाँ आप किसी दूसरे के कार्य से कॉपी अगर करते हैं तो वो प्लेगियरिज्म के क्षेत्र में पड़ेगा, और उसके लिए ये पनिशेबल ऑफेंस भी है. The other things are very simple, क्योंकि आज अब तक कई एग्जाम पास करके आप यहाँ पीजी के छात्र बने हैं, तो फेयर एग्जामिनेशन, जो एग्जाम में जो है चीटिंग इत्यादि नहीं हो, नो चीटिंग इन द एग्जामिनेशन, एग्जाम जो है वो साफ सुथरा स्वच्छ हो. फेयर इवैल्यूएशन, अगर ये टीचर के तरफ से है कि जो शिक्षक कॉपी जांचते हैं, जांचने में भी वो अपना जो है उसमें गड़बड़ी न हो, और विद्यार्थी का जो मेरिट है उसके आधार पर सही इवैल्यूएशन हो. जांच जो है उसमें जो विद्यार्थी जैसा मार्क्स डिजर्व कर रहा है, शिक्षक भी उसी तरह से फेयरली इवैल्यूएट करे. देन फेयर सिलेक्शन, जब आप जॉब में जाते हैं तो वहां पर भी फेयर सिलेक्शन काफी मायने रखता है, क्योंकि सिलेक्शन प्रोसीड्योर में अगर किसी मेरिटोरियस कैंडिडेट को छोड़ के नॉन मेरिट वाले को ले लिया जाएगा तो दैट इज ऑल्सो ब्रीच ऑफ एकेडमिक प्रोफेशन. हमारा जो प्रोफेशन है उसका प्रोफेशनल एथिक्स को हम ब्रीच करेंगे. सो फेयर सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. Then also in academic it comes regular conduct of classes regular हो, and regular attendance in classes. ये दोनों जो है जुड़ा हुआ है. टीचर रेगुलर क्लासेस लेंगे तो ये छात्रों का भी एथिक्स बनता है कि छात्र जो है रेगुलर क्लास को अटेंड करे. तो दोनों तरफ से है, शिक्षक के तरफ से जैसे एकेडमिक प्रोफेशनलिज्म है कि वो रेगुलर रहे, क्लास को कंडक्ट करे, पंक्चुअलिटी हो, क्लास में तैयारी के साथ आए, उसी तरह से स्टूडेंट का भी दायित्व बनता है कि वो रेगुलर क्लासेस करे. एंड ऑल्सो वन एस्पेक्ट जो लास्ट में लिखा है हमने, दैट इज लास्ट बट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज नॉट द लीस्ट. बोला ही जाता है लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. अपडेटिंग नॉलेज एंड स्किल लेवल. तो नॉलेज जो है, हमारा ज्ञान जो है
और हमारा जो स्किल लेवल है इसको हमेशा अपडेट करना चाहिए। ये किसी भी एकेडमिक प्रोफेशन में से जो लोग जुड़े हुए हैं, जो शिक्षक हैं या जो छात्र हैं, ये दोनों का ड्यूटी बनता है कि वो अपने नॉलेज को अपडेट करे। समय के साथ साथ नॉलेज का विकास होता है, ज्ञान का विकास हो रहा है, और आज के दिन में ज्ञान का विकास बहुत द्रुत गति से हो रहा है, बहुत फास्ट जो है डेवलपमेंट हो रहा है। तो स्किल लेवल अपना बढ़ाते रहे और नॉलेज को अपडेट करते रहे। तो दिस इज एन एग्जाम्पल, क्योंकि ये आपका जो टॉपिक है दैट इज प्रोफेशनल एथिक्स। सो आई हैव गिवन सम आइडिया अबाउट द एथिकल इश्यूज इन एकेडमिक प्रोफेशन। तो एकेडमिक प्रोफेशन में इस तरह से है, दूसरे प्रोफेशन में भी उसी तरह से हर एक का अपना इश्यूज होंगे। So, now ये टॉपिक जो है इसमें मैंने बात कर लिए। तो जनरल जो मैंने बोला कि मॉरल जो वैल्यूज होते हैं और एथिक्स होता है उसमें कुछ खास फर्क नहीं होता है, दोनों में ओवरलैपिंग ही है। तो किसी भी पेशेवर के नैतिक जीवन के लिए कुछ केंद्रीय मूल्य जो है वो जैसे अखंडता, व्यक्तियों के लिए सम्मान, न्याय, करुणा, उपकार करने की भावना या दुर्भावना नहीं रखना, और जिम्मेदारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिस काम दायित्व दिया गया है उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी से करना भी प्रोफेशनल एथिक्स है। और ये जो टॉपिक आपका मेंशन्ड है उसमें आप देखेंगे कि हमारे देश में कुछ जो है हमारे स्टेट पर्सन्स जो है विशिष्ट व्यक्ति या लोगों के कुछ थॉट्स है, उसके बारे में आपकी कुछ जानकारी होनी चाहिए। इसमें आपको है वेदांतिक नैतिकता क्या है, वेदांतिक एथिक्स, स्वामी विवेकानंद, रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी और श्री अरबिंदो के नैतिक विचार। आप आईएएस का सिलेबस अगर देखेंगे तो उसमें इससे कहीं ज्यादा है, उसमें करीब 20 लोगों के जो है जो नैतिक विचार या उनके एथिक्सल फिलोसफी के बारे में पढ़ना होता है। और यहाँ जो है आपका एक ही कोर्स है, इसमें आपको 4 विद्वानों के आपको जो या विशिष्ट जनों के एथिकल थॉट्स के बारे में जानकारी दी जाएगी। तो ये कोई नई बात नहीं है, आप सभी इन सब नामों से परिचित हैं। आप स्वामी विवेकानंद को जानते हैं और उनका क्या एथिकल विचार है उसके बारे में भी आपको आइडिया है। महात्मा गांधी जी को भी आप जानते हैं, उनके एथिकल बिहेवियर थॉट्स के बारे में भी आप जानते हैं। हो सकता है कि श्री अरबिंदो के बारे में आप उतना नहीं जानते हैं, तो इन सब के बारे में हम लोग थोड़ा थोड़ा डिस्कशन करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखेंगे कि व्हाट इज वेदांतिक एथिक्स, चूंकि ये आपके सिलेबस में है। तो वेदांत जो है आप में से कई लोग जानते हैं, आप परिचित है। हमारे जो वेदांत दुनिया के सबसे प्राचीन आध्यात्मिक दर्शनों में से एक है और भारत के पवित्र ग्रंथ वेदों पर आधारित है। हमारे देश में वेद उपनिषद के नाम हम लोग सुनते रहते हैं और उसमें जो दर्शन है उसको वेदांत कहा जाता है। ये हिंदू धर्म का दार्शनिक आधार है। वेदांत अपने आवेदन में सार्वभौमिक है और सभी देशों, सभी संस्कृतियों और सभी धार्मिक पृष्ठभूमि के लिए समान रूप से प्रासंगिक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वेदांत पुष्टि करता है अस्तित्व की एकता, आत्मा की दिव्यता और सभी धर्मों का सामंजस्य। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आजकल हम देखते हैं कि समाज में जो है पोलराइजेशन हो रहा है या आपस में जो है ईगो क्लैश होता है कि हमारा धर्म अच्छा है, तुम्हारा अच्छा नहीं है। तो वेद इस तरह की भावनाओं को विरोध करता है। वेद जो है ये वेद का जो है ये एक बहुत सार्वभौमिक विचार या आवेदन है और वो सिर्फ भारत के लिए ही नहीं, ये भारत के बाहर जो देश हैं जहाँ अन्य रिलीजियन है, अन्य धर्म है या उनकी कम्युनिटी का जो लाइफ स्टाइल है वो डिफरेंट है, वहां पर भी वेदांतिक एथिक्स जो है वो लागू हो सकता है।
सो वेदांत शब्द पर अगर हम लोग नजर डालें तो हम देखते हैं कि ये दो शब्दों का संयोजन है, वेद जिसका अर्थ है ज्ञान और अंत जिसका अर्थ है, अंत का मतलब हम लोग एंड नहीं, इसको लक्ष्य होना चाहिए। तो ये ज्ञान का लक्ष्य है, वेदांत जो है ये ज्ञान का लक्ष्य है। इस संदर्भ में ज्ञान का लक्ष्य बौद्धिक नहीं है, वो सीमित ज्ञान जो हम पुस्तकों को पढ़कर प्राप्त करते हैं। वेद में जो ज्ञान की बातें की गई है वो बहुत जो है विशाल है या बहुत अर्थपूर्ण है और बहुत जो है डीप है, बहुत गहराई है उसमें। ये एक तरह से ईश्वर का ज्ञान या हमारे यूनिवर्स का, अगर हम साइंटिफिकली देखें तो अगर हम साइंटिफिकली देखें तो हमारे इस यूनिवर्स का क्रिएशन कैसे हुआ जिसमें हम रहते हैं, ये और उसके बारे में भी हमारे वेद में ये ज्ञान जो है खासकर ये वेदांत जो है एट द एंड हम ईश्वर किसको कहते हैं, ये हम लोग स्वामी विवेकानंद के भी एथिकल थॉट्स पे जाएंगे और आप देखेंगे कि स्वामी विवेकानंद जो है वो वेद के जो दर्शन है उसी को उन्होंने आगे बढ़ाया और वो बोलते थे कि हर मनुष्य में ईश्वर है। यानी कि अगर आप अपने आप को पहचान लो, हु यू आर, हु एम आई, ये अगर हम जान ले तो एक तरह से हमें ईश्वर का जो है खोज कर लेते हैं। तो हम ईश्वर को बाहर नहीं अपने अंदर भी ढूंढ सकते हैं। तो ये सारी जो थॉट्स है ये है। तो जब हम समझते हैं कि हम ही ईश्वर हैं तो ऑफ कोर्स हमारे एथिक्स क्या होंगे, हमारे जो हर इंसान को क्या अच्छाई है और क्या बुराई है इसका एक बेसिक आइडिया होता है। ऐसा कोई भी नहीं है जो ये नहीं जानता है कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है। तो जब हम ईश्वर है तो हमारे अंदर जो है बुराइयों को हटाना ही जो है वो एक तरह का एथिक्स है और हमारा वेदांत जो है ये कहता है। तो जब हम भगवान कहते हैं तो हमारा क्या मतलब होता है, वेदांत के अनुसार ईश्वर अनंत अस्तित्व है, अनंत चेतना है और अनंत आनंद है। तो ये जो है पारलौकिक वास्तविकता का शब्द ब्रह्म या यूनिवर्स जो है का अस्तित्व का दिव्य आधार है। वेदांत ये भी मानता है कि ईश्वर व्यक्तिगत भी हो सकता है, हर युग में मानव रूप में वो फिर जन्म भी ले सकता है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ईश्वर हमारे अपने हृदय में दिव्य आत्मा या आत्मा के रूप में वास करता है। आत्मा न कभी पैदा होता है और न ही कभी मरेगा, न तो हमारी असफलताओं से कलंकित है और न ही शरीर या मन के उतार चढ़ाव से प्रभावित है। आत्मा हमारे दुख या निराशा या बीमारी या अज्ञानता के अधीन नहीं है। आत्मा शुद्ध, परिपूर्ण, सीमाओं से मुक्त और ब्रह्म के साथ एक है। भगवान का सबसे बड़ा मंदिर मानव हृदय में स्थित है। तो इस तरह की भावनाएं जो है, तो इसको आगे चल के विवेकानंद के थॉट्स जब हम पढ़ेंगे तो आप और क्लियरली आप देखेंगे कि विवेकानंद भी बोलते थे कि हर मनुष्य में जो है तो असीम शक्ति है और वो सिर्फ हम अवेयर नहीं है, हम जानते नहीं है कि हमारे अंदर कितनी ताकत है, कितनी शक्ति है और उसको कैसे हम जागृत करें वो टेक्निक हम नहीं जानते हैं। तो ये सारी बातें जो है एथिक्स से जुड़ी हुई है। तो जब हमारे आत्मा ही भगवान है तो उसको हम कलुषित नहीं करें, हम गलत काम नहीं करें और वही नैतिकता है। वेदांत दावा करता है कि जीवन का लक्ष्य और अपनी दिव्यता को महसूस करना और प्रकट करना है। ये देवत्व ही हमारा वास्तविक स्वरूप है और इसकी प्राप्ति हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। हम इस लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं क्योंकि हम ज्ञान और जीवन के अनुभवों के साथ बढ़ते हैं। ये अवश्यंभावी है कि हम अंततः इस जन्म में या भविष्य के जन्मों में ये खोज लेंगे कि हमारे अस्तित्व का सबसे बड़ा सत्य हमारी अपनी दिव्य प्रकृति है। सो व्हाट इज वेदांता, जैसे ये आप देखिए
क्वेश्चन मैं देख रही थी कि यूपीएससी में आईएएस में भी पूछा गया था कि व्हाट इज वेदांता, ब्रीफली एग्जामिन फीचर्स ऑफ वेदांतिक एथिक्स इन 150 वर्ड्स। जब आप आईएएस या कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बैठते हैं तो वहाँ पे जो है वो शब्द जो है वो निर्धारित रहता है, तो 150 वर्ड्स में ही आपको लिखना है। तो उसमें जो है वन ओननेस ऑफ एग्जिस्टेंस, कॉन्सेप्ट ऑफ माया, कर्म एंड री इनकारनेशन, योग। योग जो है वेद का जो है, चूंकि समय कम है और हम लोगों को आगे भी काफी बातें करनी है, तो इसमें ये 4-5 बिंदु जो है काफी है। यहाँ मैंने 6 बिंदु लिखा है। तो oneness of existence, concept of Maya, karma and reincarnation, yoga and harmony of religions and the avatar। ये 6 एस्पेक्ट जो है इसके बारे में इस तरह से चर्चा करना है कि आपका जो है वर्ड लिमिट 150 से क्रॉस नहीं करे। तो जिसमें योग जो है, जैसे मैंने कहा कि स्वामी विवेकानंद भी कहते थे क्योंकि वो वेदांतिक फिलोसॉफी को ही शंकराचार्य ने वेदांत के दर्शन, वेदांत का जो दर्शन को आगे बढ़ाया, स्वामी विवेकानंद भी उसी में विश्वास करते थे और उनका कहना था कि आप में अपार या असीम क्षमताएं हैं, सिर्फ उठो जागो उसको पहचानो। तो इसके जानने का टेक्निक जो है वो सीखना पड़ेगा हर एक को, और उसका रास्ता या टेक्निकल पाथ जो है दैट इज द पाथ ऑफ योगा। और योगा के जो है 4 सब पार्ट्स हैं, जिसमें भक्ति योग द पाथ ऑफ लव, राज योगा पाथ ऑफ मेडिटेशन, ज्ञान योगा द पाथ ऑफ नॉलेज, और 4th जो है दैट इज कर्म योगा द पाथ ऑफ वर्क। तो ये 4 जो है सब पार्ट्स है। अगर कोई इसमें से एक भी पार्ट को अच्छी तरह सीख ले तो वो जो है अपने अंदर के देवत्व को जागृत कर सकता है और असीम क्षमताओं का उसमें प्राप्त कर सकता है। तो आइदर यू गो बाय भक्ति योगा और राज योगा और ज्ञान योगा और कर्म योगा। तो पाथ ऑफ ज्ञान, जैसे भक्ति योगा का मतलब पाथ ऑफ लव हुआ, राज योगा मेडिटेशन के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं, या ज्ञान योगा यानी कि नॉलेज के द्वारा, और कर्म योगा या कार्य के द्वारा। तो जब हम कार्य योगा बोलते हैं तो योग में जो कार्य के जो बताया गया है उसको ये किया है कि कार्य हम 2 तरह का करते हैं। एक हम कार्य करते हैं कि हम फल की प्राप्ति की आशा में करते हैं, हम पढ़ाई कर रहे हैं कि परीक्षा में हमें ज्यादा नंबर आए, हम कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं कि हमें जॉब मिल जाए, या हम कभी किसी को मदद करते हैं इसलिए कि आज हम उसको मदद करेंगे तो कल वो हमें मदद करेगा। तो ये जो कार्य है ये निस्वार्थ नहीं है, इसके पीछे कुछ भावनाएं हैं, कुछ आशा करते हैं। और एक कार्य जो होता है उसमें हम कुछ आशा नहीं करते हैं और सिर्फ हम काम करते हैं। तो योग में जो कर्म योग की बात की गई है वो निस्वार्थ या फल की आशा किए बिना हम कार्य करें, तो उस तरह से हम जो है देवत्व को प्राप्त कर सकते हैं। Then harmony of all religions के भी all men women are brothers and sisters, ये we discuss this sentence again, all men and women are brothers and sisters, ये बातें भी है। And the avatar, this philosophy believes in human reincarnation of God, जो God का जो है मानव के रूप में जन्म हो सकता है, इसकी बातें भी क्या सकता है। तो we have already dealt in very short, क्योंकि वेदांत वेद को पूरा पढ़ना ये बहुत कम लोग उस तरह के विद्वान हैं, और मैं तो नहीं हूँ, मेरा भी बहुत लिमिटेड नॉलेज है। और सिर्फ इस स्टूडेंट और टीचर में इतना ही फर्क होता है कि जो स्टूडेंट आज पहली बार क्लास ज्वाइन किए हैं, आप इसको पहली बार सुन रहे हैं, एंड बीइंग ए टीचर मैं पढ़ के आई हूँ तो मेरा थोड़ा सा पीछे का बैकग्राउंड है, तो दैट्स ऑल। तो ऐसा कुछ नहीं है, आप भी पढ़ेंगे तो आप जो है हमारे बराबर या हमारे ऊपर जा सकते हैं। इट ऑल डिपेंड्स ऑन कितना ज्ञान आप प्राप्त करना चाहते हैं, या आपके स्केल पे डिपेंड करता है कि आप किस लेवल तक जाना चाहते हैं। तो वेदांत इज बेस्ड ऑन द फिलोसॉफी ऑफ उपनिषद। जैसे हम लोग वेदांत दर्शन जो है, वेद और उपनिषद 2 है
वेद में ज्यादातर कर्म कांड के बारे में बताया गया और उपनिषद में जो है एक्चुअल ज्ञान की बातें बताई गई है। तो वेदांत दर्शन जो है वो उपनिषद से ही लिया गया है। तो कभी आप नेट पे भी सर्च करेंगे या रामकृष्ण आश्रम के कई लेक्चर्स होते हैं, IIT कानपुर के साइट में भी आप देखेंगे कि रामकृष्ण मिशन के द्वारा कई लेक्चर्स वो लोग ऑर्गेनाइज करते हैं। तो वो अच्छे लेक्चर्स आपको प्राप्त होगा, आप उसको सुने और देखेंगे कि इसमें बातें की है कि कैसे हम अपने ईगो को ओवरकम करें, ट्रुथ सत्य के लिए कैसे हम सत्य की खोज करें या सत्य के लिए ही हमेशा सत्य के मार्ग पे अपने आप को रखें। अनसेल्फिशनेस, जैसे कर्म की बात हमने किया, वहां भी है कि हम किसी को अगर मदद करते हैं ये सोच के कि हम मदद करेंगे तो हमें कुछ फायदा होगा, दैट इज नॉट द हेल्प। लेकिन हमें अनसेल्फिश होना, हमें अपनी स्वार्थ की चिंता छोड़ के हम अगर किसी गरीब की भी मदद करते हैं तो अपने स्वार्थ की चिंता छोड़ के मदद करेंगे तो वो हमारा कर्म योग में आएगा। तो these are some of the important aspects of Vedantic darshan, and now we'll be discussing about the ethical views or ethical philosophy of some great personalities, and of them अगर हमको हम क्रोनोलॉजिकल वे में सजाते हैं यानी कि डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से अगर सजाते हैं तो ये 4 लोगों के दर्शन आपको पढ़ना है, जिसमें है स्वामी विवेकानंद, श्री रविंद्रनाथ ठाकुर, महात्मा गांधी जी और ऋषि अरविंदो जी। इन लोगों को पढ़ना है 4 लोगों का। तो हियर आई हैव मेंशन्ड अबाउट देयर लाइफ ड्यूरेशन, उनका जन्म और मृत्यु का दिन जो है ये इस स्लाइड में दिखा रहा है। तो इसमें आप अगर देखेंगे तो रविंद्रनाथ ठाकुर जो है ही वाज बोर्न ऑन 7 मई 1861 को उनका जन्म हुआ था, एंड स्वामी विवेकानंद वाज बोर्न about 1.5 years later, that is 12th January 1863 को। तो लेकिन मैंने स्वामी विवेकानंद का ऊपर रखा है, रविंद्रनाथ ठाकुर का नाम नीचे आया है। नीचे आने का मतलब ये नहीं है कि किसी का थॉट, इन चारों लोग इक्वल, दे आर ऑल वेरी ग्रेट पर्सनैलिटीज। तो मैं ये नहीं बताऊंगी कि किसका ज्यादा अच्छा है किसी का बुरा है, इसीलिए आगे नीचे नहीं है। इसमें ये बात है कि दो विवेकानंद was born after रविंद्रनाथ ठाकुर, but he died at a very young age। आप सभी जानते हैं कि मात्र 39 साल की आयु में 4 जुलाई 1902 में 1902 में ही उनका देहांत हो गया था, 39 वर्ष की आयु में विवेकानंद। और ड्यूरिंग दैट शॉर्ट पीरियड ऑफ लाइफ, मात्र 39 साल। अभी हमारे यहाँ आते हैं कई लोग मिलने आते हैं, उसमें से कुछ छात्र नेता भी रहते हैं, मैं उनका सर्टिफिकेट वगैरह देखती हूँ तो पाती हूँ कि कई लोग 33, 34, 35 साल के हो गए हैं और उनका लाइफ अभी, उनका कार्य एक्चुअल काम जो है वो लाइफ में शुरू ही नहीं हुआ। और एक व्यक्ति जो मात्र 39 इयर्स के एज में उनका देहांत हो जाता है, वो कितना काम करके गए कि आज हम लोग उनको याद करते हैं और उनके बारे में पढ़ भी रहे हैं। और सिर्फ भारत में ही नहीं, पूरे विश्व में उनके लाखों करोड़ों अनुयायी हैं आज भी। तो इसीलिए मैंने सबसे ऊपर विवेकानंद को रखा, एंड आफ्टर दैट इट वाज रविंद्रनाथ ठाकुर। विवेकानंद का जन्मदिन आप लोग सभी जानते होंगे, इसको हम लोग राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में भी मनाते हैं। तो ही वाज बोर्न ऑन 12th of January 1863 and lived till 4th July 1902। देन रविंद्रनाथ टैगोर, ये डेट इसलिए बता रहे हैं कि उस समय हमारा समाज व्यवस्था किस तरह की थी वो बहुत इम्पोर्टेंट है, इसीलिए इन लोगों का काम और ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। उसमें समाज, उस समय समाज में कई कुरीतियां थी और ये सब भी महान व्यक्तित्व ने उन कुरीतियों से भारत को मुक्त करने में अपना जो है प्रयास किया और काफी हद तक जो है सक्सेसफुल भी हुए या सफल भी हुए। तो रविंद्रनाथ ठाकुर was born on 7th May 1861 and he died on 7th August 1941। और महात्मा गांधी जी का जन्म 2nd October 1869 में है and he died on 30th January 1948। and ऋषि अरबिंदो का जन्म 15 अगस्त 1872 में हुआ
और उनका मृत्यु जो है वो 5 दिसंबर 1950 में हुआ। तो इन लोगों में ये सभी लोग जो है दे आर ऑल कॉल्ड पॉलीमैथ। पॉलीमैथ का मतलब हिंदी में एग्जैक्ट वर्ड आई कैन नॉट गिव यू, ये बहुत विद्वान और बहुत चीजों में जो है पारदर्शी थे। पॉलीमैथ का मतलब ये होता है कि ये अपने विषय को छोड़ के भी लिटरेचर में, संगीत में या अन्य विषयों में काफी दक्षता रखते थे। तो और इन लोगों ने सभी ने बहुत लिखा है, वॉल्यूम्स दे हैव रिटन। और अगर उनके लेख को हम लोग पढ़ते हैं तो उनके बारे में जानते हैं, उस समय जो समाज की स्थिति क्या थी उसके बारे में जानते हैं, और उसको सुधारने के लिए उन्होंने क्या क्या सुझाव दिए उसके बारे में भी जानते हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत कोट हमने किया है मार्क टाइमन का, he wrote once that classic is a book that people praise and do not read। तो जो अच्छी हम बात करते हैं कि दैट बुक इज वेरी गुड, दैट इज ए क्लासिक, हम लोग सब बोलते हैं, प्रेज करते हैं, तो बट वी डू नॉट रीड इट। तो ऐसा नहीं हो, इफ वी रीड देयर वर्क देन वी विल अंडरस्टैंड दीज पर्सनैलिटीज एंड वी अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ देयर वर्क। तो जरूरी है कि इनकी द्वारा लिखे गए कार्यों को हम पढ़ें। स्वामी विवेकानंद जो राजयोग के कंप्लीट वर्क्स ऑफ स्वामी विवेकानंद है, उनका 18 वॉल्यूम है और उसमें उन्होंने चारों योग के बारे में काफी विस्तृत लिखा है। तो प्रैक्टिकल वेदांत उनका जो है वो प्रायोगिक वेदांत बोलते थे। जो हमारा प्राचीन काल का जो वेद या वेदांत है उसमें बहुत कुछ जो है समय के साथ साथ आज पॉसिबल नहीं है कि आज के मनुष्य उसको या फॉलो कर पाए, इसीलिए उन्होंने उसको सिंप्लीफाई करके प्रैक्टिकल वेदांत के बारे में बताया था। तो चूंकि वेदांतिक थॉट्स हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लिए, तो हम लोग अब विवेकानंद के थॉट पे आगे डिस्कस करेंगे। वी स्टार्ट विद ए कोट ऑफ विवेकानंद एंड ही सेड each soul is potentially divine. The goal is to manifest this divinity within by controlling nature, external and internal. Do this either by work or worship, or psychic control or philosophy, or by one or more, or all of this, and be free. This is the whole of religion. Doctrines or dogmas or rituals or books or temples or forms are but secondary details. तो ये विवेकानंद जी का कथन है। हिंदी में प्रत्येक आत्मा संभावित रूप से दिव्य है। प्रकृति बाहरी और आंतरिक को नियंत्रित करके इस दिव्यता को भीतर प्रकट करने हमारा लक्ष्य है। इसे या तो काम से या पूजा से या मानसिक नियंत्रण या दर्शन से एक, और इनमें से एक या एक से अधिक भी दोनों काम हम कर सकते हैं, या इन सभी के द्वारा करें और मुक्त हो जाए, ये संपूर्ण धर्म है। तो वी हैव मेंशन्ड अबाउट द 4 योगा, जो राज योगा, कर्म योगा की बात किए थे हम लोग, भक्ति योगा। तो ये चारों योग का ही ये है कि या तो या ज्ञान योगा, इस चारों को हम किसी एक को अवलंबन करके भी आगे बढ़ सकते हैं या चारों को हम लोग कर सकते हैं। यही धर्म है। सिद्धांत या हट धर्मिता या अनुष्ठान या किताबें या मंदिर या रूप केवल गौण विवरण है। तो विवेकानंद जैसे पर्सनालिटी जो है वो मानते हैं कि ये ट्रू एसेंस जो है वही हमारा एथिक्स है वेदांत का। और ऊपर से जो हम पूजा में ये फूल चाहिए, वो पत्ता चाहिए, वो पानी चाहिए, ये सब जो है या अनुष्ठान जो है ये सब सिर्फ ये गौण है। ये हमारे माइंड को चैनलाइज करने के लिए शुरू में जो है, जैसे एक्सरसाइज भी हम लोग करते हैं तो वार्म अप करते हैं, उसमें उसी तरह का एक वार्म अप है। और अगर हम एक्चुअल पूजा में या अपने आप को पहचानने के लिए प्रयत्न करें तो वो गौण है। तो सद्गुण में ज्ञान और आदत दोनों ही शामिल है। उनका कहना था सद्गुण वास्तव में एक दृष्टिकोण है। सदाचारी मनुष्य एक नैतिक जगत में निरंतर रहता है, केवल नैतिक कर्तव्यों का ही पालन करता है।
So what do we see? What would we like to see ourselves? You want to look at you in the mirror, और mirror में जब हम अपने आप को देखते हैं, when you look at yourself in the mirror, what do you want? You want to look a smart, confident personality, or you want to look a confused personality? Of course, all of us want to look smart and confident ourselves. तो हम जब आईना में झांकते हैं तो हम एक बिल्ली के बच्चे जैसा किटन के तरह नहीं, बल्कि एक लायन के तरह अपने आप को देखना चाहते हैं. तो to change our self image we have to work hard and it will change our life. That was the thought of Vivekananda. तो आप अपने इमेज को चेंज करने के लिए you have to work hard and you will change. And that is also professional ethics. क्योंकि जब हम किसी प्रोफेशन में हैं और प्रोफेशन में हमको आगे जाना है तो हमें काम करना होगा. हमें अपने आप को सिर्फ आगे नहीं जाना है. When we are in some profession, हम किसी ऑर्गेनाइजेशन से, किसी संस्थान से जुड़े होते हैं, तो हम सिर्फ अकेले आगे नहीं बढ़ना है, हमें अपने संस्थान को भी ऊपर उठाना है. And for that also we need to work hard. So we have to change the image of our organization, that is our professional ethics. और जब हम प्रोफेशन में होते हैं तो कई तरह का रिलेशनशिप भी हमें मेंटेन करना होता है बिटवीन द कोलीग्स, बिटवीन द क्लाइंट्स. हमारे जो क्लाइंट्स है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के जो क्लाइंट्स है और आपस में भी जो कोलीग हैं उनमें भी हमें रिलेशनशिप मेंटेन करना होता है. तो दीज वैल्यूज आर, वी ऑल नो, आर द बैकबोन ऑफ हेल्दी एंड हैप्पी रिलेशंस. तो जैसे परिवार में भी हेल्दी एंड हैप्पी रिलेशंस बना के रखना होता है, उसी तरह से प्रोफेशनल एथिक्स ये भी है कि आपके जो प्रोफेशनल पार्टनर्स हैं, जो प्रोफेशनल कोलीग्स हैं, जो प्रोफेशनल क्लाइंट है आपके, तो सबका जो भला आपको देखना है, सबके साथ जो है सुंदर संबंध बनाए रखना है. तो फीलिंग्स, इमोशंस, सेंटिमेंट्स, रेस्पेक्ट, ये सारी चीजें जो है बहुत इंपॉर्टेंट है. और ऐसा कुछ भी काम नहीं करना है दैट इज अगेंस्ट प्रोफेशनल एथिक्स, जिससे दूसरे का फीलिंग, इमोशन, सेंटिमेंट या सेल्फ रेस्पेक्ट जो है वो हर्ट होता है. तो ऐसा अगर नहीं करे तो वी आर प्रोफेशनल. So these values lead to elimination of friction, strengthen bonding among members and establish total harmony on long-term basis. So basic values जो है हमारा प्रतिबद्धता, आदर, विश्वास, बिना स्वार्थ स्वीकृति या सहानुभूति, ईमानदारी, पारदर्शिता, न्याय, ये सारे हमेशा चलेंगे. चाहे हम जो भी प्रोफेशनल एथिक्स के बारे में बात करें, किसी पर्सनालिटी के थॉट के बारे में करें, ये बेसिक वैल्यूज को ही ये विशेष व्यक्ति लोग, जो हम 4 व्यक्तियों का थॉट्स पढ़ेंगे, वो अपनी भाषा में अलग अलग तरीके से उन लोगों ने बताया, लेकिन अल्टीमेटली इट इज द सेम थिंग. सो इफ वी लुक एट थिंग्स, हार्मोनी वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट. हम जहाँ भी रहते हैं, चाहे परिवार में, समाज में या राष्ट्र में, हार्मोनी रहना बहुत आवश्यक है. शांति रहना, तभी जो है अगर शांति नहीं रहेगी तो हम कोई कार्य ठीक से नहीं कर पाएंगे, हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे. तो एनीथिंग इट स्टार्ट्स विथ एन इंडिविजुअल. जो सबसे नीचे में आप ये पिरामिड शेप डायग्राम आप देख सकते हैं, तो उसमें आप देखिए कि सबसे नीचे का जो बिंदु है वो इंडिविजुअल है, और वो आगे आप जैसे जैसे आप बॉटम टू अप चलते हैं तो यू विल फाइंड फैमिली, देन लोकल सोसाइटी, जैसे समाज हमारा है, मोहल्ला है, उसका ये हो गया लोकल सोसाइटी, फिर आपका राज्य है, फिर नेशनल है, राष्ट्र है, फिर ग्लोबल है जो हमारा ये कम्युनिटी होता है. और इसमें एक और डायग्राम है उसके बगल में, आप देखिए उसमें है वैल्यूज, इंटीग्रिटी, प्रिंसिपल्स, अकाउंटेबिलिटी, एथिक्स. तो हमारे जो बेसिक वैल्यूज हैं, इंटीग्रिटी है, हम गलत काम नहीं करेंगे, हमारा बेसिक प्रिंसिपल्स है अकाउंटेबिलिटी, अगर हम कोई गलत काम करते हैं तो उसके लिए हमें जवाबदेह होना पड़ेगा. ये जो है ये सब मिला के एट द टॉप जो है एथिक्स आता है. और इसके कंपोनेंट को हम दूसरे तरह से भी देख सकते हैं. केयर, इंटीग्रिटी, फेयरनेस, सेल्फ रेस्पेक्ट,
self-restraint, responsibility, mutual assistance, respect of others, tolerance of diversity. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो आप इन्वर्टेड पिरामिड, दो पिरामिड आप देख रहे हैं, एक पिरामिड जो है वो नीचे पतला है और ऊपर में चौड़ा हुआ है, इंडिविजुअल से ग्लोबल में जा सकते हैं, और दूसरा पिरामिड जो है केयर से शुरू हो रहा है और लास्ट में जो है बॉटम उसका काफी चौड़ा है, टॉलरेंस ऑफ डाइवर्सिटी। ये भी आज जो है हमारा नैतिकता का ये जो है ये काफी कम हो रहा है, क्योंकि डाइवर्सिटी जैसे हमारे खासकर भारत जो है इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है डाइवर्सिटी का। विविधता, हमारे भाषाओं में विविधता है, हर एक राज्य का अलग अलग भाषा है। फिर एक राज्य में जैसे हम बिहार की ही बात करते हैं तो हमारे यहाँ कितनी भाषाएं हैं। हमारे यहाँ मैथिली है, उर्दू है, हिंदी है, बंगला है, बज्जिका है, कितनी भाषाएं हैं, भोजपुरी है, मगही है, और भी कई भाषाएं हैं। तो ये भाषाई जो है विविधता है, हमारे खान पान में विविधता है, हमारे पोशाक में विविधता है, हमारे धर्म में विविधता है। तो जिस तरह से हम बायोडाइवर्सिटी की बात करते हैं कि हमारे जितने बायोलॉजिकल स्पीसीज है, चाहे वो प्लांट स्पीसीज हो या एनिमल स्पीसीज हो, वो उसको जैसे बचाना है, उसी तरह से हमारे जो अन्य विविधताएं हैं, भाषाई विविधताएं, धार्मिक विविधताएं या खान पान की विविधताएं, जो भी है इसको भी बचाना ये हमारा कर्तव्य है। तो टॉलरेंस जो है ये होना चाहिए। दूसरे का जो भी हमसे अलग है तो हम उसका सम्मान करें कि ये हमसे अलग है, हमारे विरोधी नहीं है। दूसरा कोई हम मैथिली बोलते हैं, कोई अगर बज्जिका बोले तो वो अलग भाषा बोल रहा है, लेकिन वो हमारा विरोधी या दुश्मन नहीं है। ये जो है रेस्पेक्ट फॉर अदर्स, सभी को सम्मान करना, म्यूचुअल असिस्टेंस, एक दूसरे को सहायता करना, रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारे जो है दायित्व लेना, सेल्फ रेस्ट्रेंट, गलत हम अपने आप को रोके गलत काम करने से, सेल्फ रेस्पेक्ट, आत्मसम्मान, फेयरनेस, इंटीग्रिटी, केयर, ये सारी चीजें जो है दिस इज पार्ट ऑफ एथिकल बिहेवियर। So let us come back to Swami Vivekananda. Now he was a Hindu monk, उनको बोला जाता था हिंदू monk। हिंदी में वो हिंदू भिक्षु, monk का हिंदी होता है भिक्षु। तो उनके नैतिक विचार और उनके जीवन आदर्श जो है उसके बारे में हम लोग थोड़ा बहुत देखेंगे, और किसी के भी जीवन आदर्श को हम समझने के लिए कुछ उनके बारे में भी बेसिक धारणाएं हमें होनी चाहिए। तो उन्होंने, स्वामी विवेकानंद का जन्म हम लोग बताओ, उनका बचपन का नाम या जो था वो नरेंद्रनाथ दत्त था, नरेंद्रनाथ दत्त। और वो उनके जो गुरु थे रामकृष्ण परमहंस को मानते थे वो, और वो उनके धार्मिक या आध्यात्मिक गुरु थे और उनके वो सबसे प्रिय शिष्य थे। और बाद में चल के अपने गुरु के नाम से आप सभी जो है यू नो अबाउट रामकृष्ण मिशन। तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना किए थे विवेकानंद अपने गुरु जी के नाम से, अपने नाम से नहीं किए थे, अपने गुरु के नाम से रामकृष्ण मिशन की स्थापना किए थे। एंड दिस मैन ही डाइड एट द एज ऑफ 39, 39 साल के अवस्था में वो उनकी मृत्यु हो गई इन द ईयर 1902, यानी आज उनकी मृत्यु का 120 साल हो गए। तो उसके बावजूद भी देखिए कि उनका जो स्थापना, ही हैज नॉट ए मैनेजमेंट, उन्होंने मैनेजमेंट का कोर्स नहीं किया था, वो ही वाज अ ग्रेजुएट, फिलोसॉफी में उन्होंने ग्रेजुएशन किया था कलकत्ता यूनिवर्सिटी में उन दिनों, बट ही हैज नेवर स्टडीड मैनेजमेंट। लेकिन जो रामकृष्ण मिशन का जो उनको कोड्स वो लिख के गए, गवर्नेंस का जो रूल बुक वो बना के गए हैं, वो कितना कार्यकारी था कि आज भी रामकृष्ण मिशन जो है काफी एफिशिएंटली चल रहा है। तो ये हम समझ सकते हैं कि ये कितना बड़ा जो है उनका जो है विश्वास रखते थे। और इनका एक बहुत इम्पोर्टेंट सेइंग है, द सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, ये एड्रेस किए थे जब वो पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड्स रिलीजन इन शिकागो में 1893 को एड्रेस कर रहे थे। वहाँ बहुत बड़े बड़े विद्वान धार्मिक लोग आए थे और वहाँ पे
he was, आप अगर देखें, he was born in 1863, तो 93 में उनकी आयु क्या हो गया, मात्र 30 साल के आयु के वो थे। और जब वर्ल्ड रिलीजन कांग्रेस में वो बोल रहे थे तो 30 साल के आयु का एक यंग आदमी जो है उन्होंने एड्रेस किया सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका। और ये दर्शन उनको कहाँ से प्राप्त हुआ, ये उनको वेद से प्राप्त, वेदांत दर्शन का ही हिस्सा है। जैसे हम पहले जिक्र किए थे कि वेद में जो है सभी मनुष्य को सिस्टर्स एंड ब्रदर्स माना गया है, तो यही से उनको ये आत्मबल मिला था। और इसका इतना प्रेज हुआ कि इनके जैसे ही एड्रेस किया इसके बाद पूरा ऑडिटोरियम जो है, करीब 5000 लोग उसमें थे, ऑल जो है खड़े हो गए सभी लोग, और इसमें को स्टैंडिंग ओवेशन 5 मिनट तक ताली बजता रहा जब वो ये एड्रेस किए सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका। तो आप देख सकते हैं कि उनके साथ कुछ और धार्मिक गुरु लोग वहाँ हैं, सब लोग बोलने आए थे। ये ग्रुप फोटोग्राफ में, ये सेंटर में जो है ये विवेकानंद जी हैं, और बाकी लोग जो हैं वो सभी उनसे बड़े हैं। ही इज ए यंग बॉय ऑफ, बॉय बोलेंगे, यंग मैन ऑफ 30 years ओनली, 30 years, so 30 years old. तो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट कि जो उनकी नैतिक अवधारणा थी वो उपनिषद पे निर्भर था, उपनिषद पर। तो वेदांत दर्शन जो शंकराचार्य के वेदांत दर्शन पर भी वो विश्वास रखते थे वो, और उसी को उन्होंने आगे बढ़ाया। तो ये जो उनका जो मिशन और रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, ये शिक्षा और लोकोपकारी कार्य जैसे आपदाओं में सहायता, चिकित्सा सुविधा, प्राथमिक और उच्च शिक्षा तथा जनजातियों के कल्याण पर बल दिए। तो ये उनका जो है नैतिकता का मतलब ये है कि जिसको नीड हो उसको सहायता करे, जिसको शिक्षा नहीं है उसको शिक्षा दो, जिसको भोजन नहीं है उसको भोजन दो। आपदा में जो है सभी लोग जो है जैसे बाढ़ आती है, आप आज भी देखते होंगे कि बाढ़ जब आती है या सूखा पड़ता है तो रामकृष्ण मिशन के जो स्वामी जी लोग हैं वो काफी कार्य करते हैं। उनके हॉस्पिटल भी उन लोग बनाते हैं, हॉस्पिटल मेंटेन करते हैं, स्कूल कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज भी चलाते हैं। तो ये जो है उनकी मुख्य बातें थी। एक और बहुत विशेष बात विवेकानंद जी के लिए है कि ही वॉज ए मॉन्क विथ साइंटिफिक विजन। उनके बारे में बोला जाता है ये एक धार्मिक गुरु तो थे, लेकिन उनका विजन जो था या दर्शन जो था वो विज्ञान आधारित था। और आपको जान के शायद आप जानते हैं, आप लोगों में से कुछ लोग जो नहीं जानते हैं वो जान लीजिए, जो भारत का एक बहुत अच्छा रिसर्च, साइंस रिसर्च इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, इन शॉर्ट IISc हम लोग बोलते हैं, जो बेंगलोर में स्थित है। और ये 1909 में इसको स्थापित किया गया था। और जमशेद जी टाटा जो है, जमशेद जी नारायण जी टाटा द्वारा ये स्थापित हुआ था। उस समय इसका पहले नाम था टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, और बाद में चलकर इसका राष्ट्रीयकरण हुआ और इसका नाम बदल के IISc बेंगलोर या इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस हुआ। इसकी स्थापना में भी स्वामी जी का योगदान है। इसका कहानी इस तरह का है कि वो स्वामी जी जब एक बार कनाडा जा रहे थे, वो जो धर्म सम्मेलन शिकागो में जाने के लिए वो जापान से जहाज पे बैठे। उस दिनों पानी के जहाज से जाना पड़ता था, एयरप्लेन नहीं थे। तो उसमें जमशेद जी टाटा भी सहयात्री थे और दोनों में बातचीत हुई, जहां विवेकानंद ने इच्छा जाहिर की कि मैंने विदेशों में देखा है कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन उस समय आया हुआ था और वहाँ जो है इंडस्ट्रीज हो रहा है, लोग साइंटिफिक तरीके से जीते हैं और उनमें काफी जो अनएम्प्लॉयमेंट की कमी हो गई है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से, और विज्ञान से जो है बीमारियों पर भी वो लोग जीत हासिल कर रहे हैं। तो आई थिंक भारत को भी एक विज्ञान रिसर्च इंस्टीट्यूट की आवश्यकता है। चूंकि जमशेद जी टाटा इंडस्ट्रियलिस्ट थे, तो स्वामी जी उनसे आग्रह करते हैं कि भारत में इस तरह के अगर विज्ञान रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना हो तो ये भारत के लिए अच्छा होगा। और ये बातें उन लोगों ने जहाज में शेयर की थी और
इन बाद में चल के स्वामी जी के जो आइडियाज दिए उसके ऊपर IISc बैंगलोर की स्थापना हुई। अभी कल ही जो है इंडियन नेशनल रैंकिंग फ्रेम का डिस्क्लोजर हुआ है। जो भी शिक्षण संस्थाएं या रिसर्च इंस्टीट्यूट है उनका जो है एक स्केलिंग होती है, और उसमें अगर आप देखे होंगे, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो पाए होंगे कि IISc बैंगलोर जो है वो टॉप मोस्ट पोजीशन में है, और इसके स्थापना में स्वामी जी का योगदान रहा। तो उनका जो ये था, उनका जो थॉट्स था, वो भारतीयता के साथ साथ जो है वो मानते थे कि हमेशा जो है सभ्यता आगे बढ़ेगी, और जो है हम काफी समय चल के आगे चले आए हैं, अब हमें जरूरत है साइंस एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन। क्योंकि वो जो हमारे उस समय भारत के समाज में बहुत ज्यादा गरीबी थी और लोगों को काम नहीं मिलता था, तो वो उन्होंने देखा कि विदेश में जो फैक्ट्रियां बन रही है बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, उसमें काफी लोगों को रोजगार का अवसर प्राप्त हो रहा है। तो ये स्वामी जी सिर्फ पूजा पाठ करने वाले विवेकानंद जी वैसे मॉन्क वो नहीं थे, वो जो है वो दूसरे तरह के मॉन्क थे। तो उनके बारे में बोला जाता है कि ही वाज अ फिलोसोफर, ए मॉन्क विद साइंटिफिक विजन। तो ये बहुत आवश्यक है। इसके कंटेक्स्ट में हम नहीं समझते हैं। सारिका भी सोच रही है कि काफी देर हो रहा है कि सभी विद्वान व्यक्तित्व के बारे में आज हम लोग चर्चा कर पाएंगे। तो ये थोड़ा कंटेम्पररी है क्योंकि हम एक दो केस स्टडीज हम डिस्कस करना चाहते हैं। और हमें यहाँ लगा कि ये स्वामी जी जो विज्ञान में विश्वास करते थे, अब आप देखिए कि अभी श्रीलंका की स्थिति के बारे में हम सभी अवगत हैं, और काफी प्रॉब्लम श्रीलंका में, वहाँ खाद्यान्न की भी अभाव हो गया, खाना नहीं मिल रहा है लोगों का। वहाँ के जो प्रेसिडेंट थे गोटाबाया राजपक्षे, वो देश छोड़ के कहीं दूसरे देश में चले गए हैं, और काफी अनरेस्ट है, लोग दुखी हैं, खाना तक नहीं मिल रहा है। अब इसके पीछे कारण आप देखिए, वो कारण ये है कि वहाँ के जो प्रेसिडेंट अभी तो दूसरे चार्ज में आ गए हैं, ये गोटाबाया जो है बहुत इगोइस्ट थे, और उनको जो है आज से करीब 8-9 साल पहले उन्होंने एक जिद पकड़ ली कि हमारे देश में हम केमिकल फर्टिलाइजर नहीं यूज करेंगे, और एग्रीकल्चर जो हम करेंगे वो ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे। तो ये उन्होंने प्रेसिडेंट को आगाह किया कि इस तरह का काम नहीं करेंगे, हम कोरोना को वैज्ञानिक तरीके से ही कंट्रोल कर पाएंगे, इसीलिए रिसर्च के लिए पैसा चाहिए, वैक्सीन डेवलप करेंगे और कोरोना को हम लोग कंट्रोल करेंगे, नहीं हम अन्य कोई ये पत्ता खा लो वो कर लो और कोरोना भाग जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता है। तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन USA एंड अदर कंट्रीज इन द वर्ल्ड। USA में जो है एकेडमिक्स का या रिसर्च साइंटिस्ट का काफी सम्मान अभी भी है, और प्रेसिडेंट भी उनके आगे झुकते हैं, और उन्होंने प्रेसिडेंट को झुकना पड़ा साइंटिफिक कम्युनिटी के आगे। तो दैट इज द प्रोफेशनल। जब हम प्रोफेशनल एथिक्स की बात करते हैं तो इट इज अ वेरी ब्रॉड एरिया, और इसमें कई डिस्कशंस हो सकते हैं। तो आप देखिए कि विवेकानंद जो 39 इयर्स के आयु में जिनका मृत्यु हो गई थी, और वो आज से 170 साल पहले उनका जन्म हुआ था, वो कितने दूरदर्शी थे, कितना वैज्ञानिक विजन था। सिर्फ वैज्ञानिक ही नहीं, उसके साथ साथ वो जो है जब वो अमेरिका गए
तो वहाँ उन्होंने देखा कि वहाँ जो वुमन है उनको जो आजादी मिली हुई है, जैसे वो सब तरह के कार्य करते हैं, तो वो उससे भी वो काफी प्रेरित हुए थे। और उनका एक शिष्य जो आप सभी जानते हैं, सिस्टर निवेदिता, जिनका नाम पहले मार्गरेट एल्फ्रेड था शायद, और उनका नाम उन्होंने निवेदिता किया था, विवेकानंद का ही दिया हुआ नाम था। तो जब ये वो उनको सिस्टर निवेदिता को वो कहते थे कि औरतों को पढ़ाने का व्यवस्था करो, स्कूल खोलो, उनको शिक्षा की बहुत आवश्यकता है। तो ये मॉन्क, ये साधु इस तरह के साधु नहीं थे जो माला जपने वाले साधु नहीं थे, ये कर्म योगी थे, ये ज्ञान योगी थे, और इसके साथ साथ भक्ति योग भी था, क्योंकि अपने गुरु को बहुत ज्यादा भक्त थे। और राज योग भी जो है, मेडिटेशन जो इसको हम लोग कहते हैं, हर क्षेत्र में जो है उन्होंने काम किया। और हम उनके कितना उन्होंने किया उसको यही इसी से हम जान सकते कि उनके जो मैनेजमेंट का जो कोड ऑफ कंडक्ट या रूल बुक बना के गए हैं रामकृष्ण मिशन के लिए, वो आज भी जो है इफेक्टिव है, कार्यकारी है। तो विवेकानंद ने युवाओं को आध्यात्मिक बल के साथ साथ शारीरिक बल में वृद्धि करने के लिए भी प्रेरित किया। तो देखिए, वो सिर्फ आध्यात्मिक बात नहीं करते, तो वो बोलते थे कि अगर कुछ नहीं करते हो तो कम से कम फुटबॉल तो खेलो। फुटबॉल खेलने के लिए वो काफी बच्चों को बोलते थे, यंग लोगों को, क्योंकि फुटबॉल सिर्फ एक खेल नहीं है जिससे आपका शारीरिक बल में वृद्धि हो, क्योंकि फुटबॉल का मतलब ये नहीं कि बॉल को हम किक करें किसी भी डायरेक्शन में, अल्टीमेट गोल होता है कि फुटबॉल को जो है गोल में डाले। तो दैट इज द फुटबॉल खेलना जो है ये, या कोई भी गेम खेलने में वो एक लक्ष्य होता है, और लक्ष्य की प्राप्ति ही जो है अल्टीमेट हमारा गोल होता है लाइफ का। तो धर्म न तो पुस्तक में, न ही धार्मिक सिद्धांतों में है। प्रत्येक व्यक्ति अपने ईश्वर का अनुभव स्वयं कर सकता है। विवेकानंद ने धार्मिक आडंबर पर चोट की और ईश्वर की एकता पर बल दिया। विवेकानंद के शब्दों में, मेरा ईश्वर दुखी पीड़ित हर जाति का निर्धन मनुष्य है। जो भी दुखी गरीब है उनके मदद करने के लिए वो कहते थे। और यहाँ पे एक ये है कि वो गांधी जी ने जो हरिजन शब्द लाया, इसके बहुत पहले विवेकानंद जो है, जो पीड़ित लोग थे उनके लिए वो दरिद्र नारायण शब्द का व्यवहार करते थे। और वो हमेशा बोलते थे कि जो हमारा जो धन है वो हम न लेके आए हैं न लेके जाएंगे, आपके पास अगर अधिक धन है तो ये जो है दरिद्र नारायणों को आप, जो दरिद्र नारायण है उनके सेवा में आप उसमें से कुछ खर्चा करें। तो ये एक तरह का प्रोफेशनल एथिक्स है। आजकल भी आप देखते हैं कॉर्पोरेट एथिक्स में ये दिया जाता है कि कम्युनिटी सर्विसेज, हर अच्छे कंपनी जो है कम्युनिटी सर्विसेज के लिए कुछ ना कुछ अमाउंट जो है वो उसमें देती है, और जिससे कम्युनिटी सर्विसेज किया जा सके। तो कंपनी अपना ग्रो करे, ऑर्गेनाइजेशन आपका ग्रोथ हो, और उसके साथ साथ जो है आसपास की कम्युनिटी का भी ग्रोथ जो है एक बेसिक ये है। तो विवेकानंद के जो एथिकल वैल्यूज थे वो उसमें भी ये बात वो रखते थे। उन्होंने जो रामकृष्ण मिशन बनाया उसका तो मोटो या गोल ही है कि दूसरे की मदद करो, दूसरे को ये करो। तो हम समझते हैं कि आज काफी समय हो गया है, 4:30, तो लेट अस स्टॉप हियर। और अगर किसी दिन दूसरे दिन क्लास लगाते हैं तो वी विल डिस्कस अबाउट द ethical values of the other great personalities including Rabindranath Tagore, Rishi Aurobindo and Mahatma Gandhi. If you have any questions you can ask me. स्टूडेंट्स, आपके कोई प्रश्न है तो आप मैम से पूछ सकते हैं, या आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। नहीं है मैम, शायद मैम आपने इतने बेहतरीन ढंग से वेदांतिक एथिक्स और स्वामी विवेकानंद जी की आइडियोलॉजी और उनके एथिक्स पे डिस्कस किया। और आपके स्लाइड्स को मैं खुद बहुत ध्यान से देख रही थी, मतलब हर बातें, हर एस्पेक्ट्स वो क्या क्या डिस्कस किए उन सबको समाहित किए हुए था। तो थैंक यू मैम।
आपका जो वैदांतिक एथिक्स और स्वामी विवेकानंद के एथिक्स पे जो लेक्चर है, ये ना सिर्फ स्टूडेंट्स के प्रोफेशनल लाइफ में बल्कि उनकी सोशल लाइफ में भी बहुत फ्रूटफुल होगा फ्यूचर में, और वो एक फंक्शनल यूनिट के रूप में सोसाइटी में परफॉर्म कर पाएंगे, ऐसा मेरा मानना है, जिससे वो एक हैप्पी और एक सेटिस्फाइड लाइफ जी पाएंगे। तो थैंक यू सो मच मैम, अपना बहुमूल्य समय देने के लिए, स्टूडेंट्स से इंटरेक्ट करने के लिए। थैंक यू सो मच। Thank you all. You can give me another class some other day, then I can Okay. discuss about the other. Okay. Okay. Just tell me in advance. Okay. Thank you. थैंक यू। Thank you all. किसी एक मिनट गणेश जी, किसी स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा है नेक्स्ट क्लास कब होगी? कल ललित शर्मा सर की क्लास है सेम टाइम पे। हाँ सर, बस एक मिनट आप देख लीजिए जरा गणेश जी, आप ऑनलाइन आ जाइए। हाँ ठीक है, एक मिनट ध्यान दीजिए। तो जिस स्टूडेंट ने क्वेश्चन किया है कि नेक्स्ट क्लास कब होगी, कल ललित शर्मा सर की क्लास है, आप सेम टाइम पे कनेक्ट हो जाइएगा। प्रोवीसी मैम ने जो क्लास ली है उसका जो रेस्ट पार्ट है वो जब भी होगा मैम से मैं डिस्कस करके 1-2 दिन में आपको इन्फॉर्म कर दूंगी। आप सभी प्लीज कोशिश करिएगा कि वो टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाएं। स्टूडेंट्स जिनके पास में भी वो लिंक नहीं है गूगल फॉर्म का, तो आप अपने डिपार्टमेंट से कंसल्ट कर सकते हैं, ठीक है, आपके पास में वो लिंक मिल जाएगा। या फिर गणेश जी, अगर आपको कोई इश्यू ना हो तो वो गूगल फॉर्म के लिंक को क्या आप अभी कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं? अच्छा, तो कल की क्लास में आप उसको कमेंट बॉक्स में अटैच कर दीजिएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो कल आप प्लीज 3 बजे फिर से ऑनलाइन मोड में ही कल की भी क्लास होगी, तो आप कनेक्ट हो जाइएगा।